नमस्कार, इकोनॉमी टुडे हमारे खास शो आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, जहां अगले आधे घंटे में कारोबार जगत की अहम खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। और जब हम खबरों की बात कर रहे हैं तो ट्रंप का जो टैरिफ कार्ड है उसकी वजह से बाजार में अनिश्चितता है, खासतौर पर अमेरिकी बाजार 10% टूटते हो। क्या उसका असर भारतीय शेयर बाजारों पर भी पड़ेगा या नहीं, या फिर उसको डिस्काउंट कर चल रहे हैं, इन्हीं सब बातों पर करेंगे चर्चा। बात होगी आज के फोकस से जुड़ी हुई, लेकिन सीधे रुख करते हैं इस वक्त की आर्थिक सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन के सिलवासा में करीब 2,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की करेंगे शुरुआत। सूरत में 2 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देंगे लाभ। एमएसएमई के लिए नया क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल लॉन्च, डिजिटल फुटप्रिंट के स्कोरिंग के आधार पर करेगा काम, लोन लेने में होगी आसानी। अमेरिका में मेक्सिको और कनाडा को दी बड़ी राहत, 2 अप्रैल तक कुछ वस्तुओं पर नहीं देना होगा 25% आयात शुल्क, जबकि कनाडा का अमेरिका को छूट नहीं देने का फैसला, चीन को देना होगा अभी भी टैरिफ। और अमेरिकी शेयर बाजार में तेज रिकॉर्ड गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 73 अंक गिरकर 74,267 पर, वहीं निफ्टी 25 अंकों की गिरावट के साथ 22,570 का लेवल। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी दिन भर नजर। तो सीधे रुख करते हैं कि गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत कैसे हुई थी। गिफ्ट निफ्टी 60 अंक गिरकर करीबन 22,550 के आसपास जो है वो इस वक्त कारोबार कर रहा है, लेकिन जब वो खुला था तो इसका स्तर ये सपाट दायरे वाला था। सेंसेक्स का ओपनिंग काउंटर अगर हम देखें, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में गिरावट थी और सेंसेक्स लाल निशान में खुलने के बाद झटके से कहीं ना कहीं थोड़ा चढ़ते हुए नजर आ रहा है। 74,266 का लेवल, 73 अंकों का दबाव। जो करंट काउंटर है वो 74,200 के आसपास का है और 10 अंकों का दबाव देखा जा रहा है। वहीं अगर निफ्टी पर नजर डालें तो क्या लेवल्स हैं निफ्टी के, 22,570 रिकवर होता हुआ 25 पॉइंट्स अप। आईटी स्टॉक्स में कहीं ना कहीं कमजोरी है, लेकिन तमाम वो स्टॉक्स कौन से हैं जो बाजार में मजबूती के साथ खड़े हुए हैं वो देख लेते हैं, यानी कि टॉप गेनर्स चार्ट पर डालते हैं एक नजर। तो HDFC लाइफ, BEL, SBI लाइफ, अदानी पोर्ट्स, रिलायंस, ये तमाम जो काउंटर्स हैं उनमें बढ़त नजर आ रही है। तो बाजार के लिए अहम ट्रिगर क्या है? कच्चा तेल $70 प्रति बैरल से नीचे। FIIs जो है वो कैश में जितना ज़्यादा बेच रहे हैं उससे ज़्यादा वायदा, यानी कि ऑप्शन फ्यूचर्स में खरीद रहे हैं। डॉलर इंट्राडे में भी गिरावट है। तो लूजर्स पैक को देखते कि क्या जो IT पैक है वो लूजर्स चार्ट पर है। बिल्कुल आप देखिए 4 दिग्गज काउंटर IT क्षेत्र के, इन्फोसिस, HCL टेक महिंद्रा और TCS आधे से करीबन 1 से ज़्यादा फीसद की गिरावट के साथ। सीधा कनेक्शन IT स्टॉक्स का, क्योंकि हमने देखा कि नैस्डैक 10% गिरा है। US के मार्केट स्कोर हम देखें कल, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IT क्षेत्र के स्टॉक्स में दबाव था। US मार्केट के फ्यूचर्स भी कुछ यही इशारा कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स थोड़ा रेंज बाउंड हरे निशान में, लेकिन S&P 500 और नैस्डैक आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर IT क्षेत्र की बात हो रही है, नैस्डैक 400 पॉइंट से ज़्यादा गिरावट के साथ इस वक्त नजर आ रहा है। यानी कि आज देर रात खुलेंगे तो ये फ्यूचर्स में आपको संभावित बताया जा रहा है। एशियन मार्केट्स ब्लड बाथ के साथ, जापानी बेंचमार्क निकाई को समझने में थोड़ा वक्त लग रहा है, नीजक रिएक्शन है बाजार के लिए, तो 780 पॉइंट्स डाउन। हैंगसेंग 100% अंकों के साथ दायरे में ट्रेड करता हुआ। कॉस्पी में भी हम मान सकते हैं कि निचले स्तरों पर आने वाले समय में रिकवरी मुमकिन नजर आ रही है। तो लबो लुबाब यही है कि ट्रंप साहब ने जो फैसला लिया, हालांकि अभी थोड़ी राहत मेक्सिको और कनाडा को दी गई है, लेकिन कनाडा ने साफ कहा कि भैया हम तो आप पर लगाएंगे आप टैरिफ, और चीन को कोई छूट नहीं दी गई ट्रंप सरकार द्वारा। चलिए आइए अब दुनिया भर के बाजारों के बाद बात करते हैं आज के फोकस से जुड़ी हुई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारी क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहकारिता क्षेत्र में तकनीकी प्रगति के माध्यम से परिवर्तन लाने के लिए सहकार से समृद्धि को बढ़ावा देने में सहकारिता में
युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने विभिन्न पहलों पर चर्चा की है। वही हम आपके सामने रख रहे हैं कि कैसे जो वैश्विक सहकारी संगठन है उनके साथ साझेदारी जो है वो ज़रूरी है और ये सहकारिता क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित होगा। तभी सहकार के समृद्धि का जो दृष्टिकोण है हम उसे हासिल कर पाएंगे। सहकारी संगठनों की अगर बात की जाए तो उस माध्यम से जो जैविक उत्पाद हैं उन्हें बढ़ावा देने के लिए भी एक रूपरेखा तैयार की गई है। निर्यात के बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव भी इस उच्च स्तरीय बैठक में दिया गया है। यूपीआई और रुपए कार्ड को अगर हम एकीकृत करते हैं तो देखिए ट्रांजैक्शंस जो हैं सहकारिता क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर वो यूपीआई के माध्यम से होती हैं तो बहुत अहम है। कृषि और संबंधित गतिविधियों के विस्तार के लिए एग्रीस्टैक के उपयोग की भी सिफारिश की गई है, जिससे कि जो किसानों को सेवाएं हैं उससे बेहतर तौर पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। और एक कॉम्पिटिटिवनेस, हेल्दी कंपटीशन के मॉडल पर भी जोर दिया गया सहकारी संगठनों के बीच। मतलब एक सहकारी संगठन अगर अच्छा काम कर रहा है और दूसरा, तो उसमें एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। केंद्र सरकार की जो राष्ट्रीय सहयोग नीति है 2025 वो सहकारिता क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित हुई है और राष्ट्रीय सहकारिता नीति महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता देते हुए ग्रामीण आर्थिक विकास में तेजी लाने में केंद्रित है। अब अपने स्थापना के 3.5 सालों के बाद जो सहकारिता मंत्रालय है, कैसे जो सहकारिता का आंदोलन है वो मिशन मोड में और उसे मजबूत रखने के लिए जो 7 प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें 60 अहम अनूठी पहलें जो हैं वो की गई, विभिन्न योजनाओं को लागू किया गया और इसी वजह से सहकारिता से जुड़े जो तमाम अलग अलग व्यवसाय हैं, एलाइड सेक्टर्स हैं, उन पर पॉजिटिव रिपलिंग इफेक्ट्स आए हैं। सहकारिता समितियों के लिए अवसरों में वृद्धि हुई है, अतिरिक्त आय के साधन जो है वो बढ़े और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जो पहुंच है उसमें सुधार हुआ है। तो लब्बो लुबाब यही है कि समृद्धि को हासिल करने के लिए सहकारिता एक बहुत इंपॉर्टेंट सेतु है। और इसी पर ज़्यादा बात करने के लिए आज बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं सिद्धार्थ जैन साहब, संयुक्त सचिव सहकारिता मंत्रालय। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस खास शो पर जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय डीडी न्यूज़ के मंच से साझा करने के लिए। पहला सवाल यही कि हम सहकारिता से समृद्धि की ओर जब बढ़ने की बात कर रहे हैं, इस विचार को आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? जो अभी हाल ही में उच्च मीटिंग हुई है उसमें किस तरह की रूपरेखा और किन प्रमुख केंद्र बिंदुओं पर चर्चा की गई? जैन साहब। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के जो मंत्र को हम सबको दिया है उसमें सहकारी क्षेत्र की योगदान के लिए सहकार से समृद्धि का महामंत्र उन्होंने दिया। इस महामंत्र पर चलते हुए नए मंत्रालय का गठन 6 जुलाई 2021 को हुआ और माननीय अमित शाह जी देश के पहले सहकारिता मंत्री के पद को उन्होंने लिया और एक बहुत ही सुविचारित और क्रमबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जो परिकल्पना सहकार से समृद्धि की है उस पर मंत्रालय आगे बढ़ रहा है। जैसा कि आपने अभी कहा, 60 से अधिक पहलें बहुत सोच समझकर, इस पर अगर देखा जाए तो आज भारत की 1/5 हिस्से जनसंख्या सहकारी समितियों की सदस्य है। 30 करोड़ से अधिक लोग इन समितियों से सीधे रूप से सदस्य के माध्यम से जुड़े हुए हैं। 29 क्षेत्र हैं जिनमें विभिन्न सहकारी समितियां कार्यरत हैं। इसमें बड़े बड़े क्षेत्र हैं जैसे शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट और जो गांव स्तर पे सुपरिचित संस्था जिसे पैक्स के नाम से कहा जाता है, ऐसे सहकारी डेयरी संस्थाएं हैं, मात्स्यिकी संस्थाएं हैं, हाउसिंग सेक्टर में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, कंज्यूमर सेक्टर में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बहुत बड़ी प्रेजेंस है और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट एपेक्स बैंक, ऐसे कई क्षेत्रों में ये सहकारी समितियां कार्यरत हैं। जैन साहब, क्योंकि जिन मीटिंग्स के केंद्र बिंदुओं को हमने अपने ग्राफिक्स के ज़रिए समझाया भी है और आप तो खैर बेहतर तरह से रोशनी डाल ही रहे हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय ये भी है कि कैसे जो सहकारी संगठन हैं उसमें एक हेल्दी कंपटीशन सहकारिता के आंदोलन को और फ्यूलिंग करेगा। आपको क्या लगता है कि मान लीजिए एक सहकारी संगठन एक राज्य में और दूसरा दूसरे राज्य में, तो उनके अच्छे काम एक दूसरे में एक्सचेंज के साथ आगे बढ़ेंगे?
जो बैठक परसों हुई उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि सभी सहकारी समितियों के बीच में हेल्दी कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा लाना बहुत आवश्यक है। जी जी। उन्होंने ये भी कहा कि एक रैंकिंग फ्रेमवर्क बनाया जाए जी। जिसमें एक राज्य में जितनी विभिन्न सहकारी समितियां आज किस दशा में हैं और अच्छी समितियां किस तरह कार्य कर रही हैं और जो बहुत अच्छा नहीं कर रही हैं वो इनसे किस तरह सीख करके आगे बढ़ सकें। जी। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि एक ऐसी योजना बनाई जाए, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की बात है, तो विभिन्न जिलों में सहकारी समितियों की अभी व्यवस्था कैसी चल रही है, उन्हें अच्छी व्यवस्था के साथ जो प्रबंधन कर रही समितियों के साथ जोड़ के हैंड होल्डिंग करके एडॉप्शन देके उन्हें पूरे आगे की राह दी जाए। जी। इससे एक आगे जाने का पूरा नया मार्ग प्रशस्त होगा, ऐसा हम मंत्रालय में समझते हैं। आपने बहुत अहम बात की कि रैंकिंग की इस पूरी रूपरेखा को तैयार किया जाएगा कि कहीं अगर लूपहोल भी है तो उसको रेक्टिफाई किया जा सके चेक्स एंड बैलेंसेस के लिहाज से। लेकिन महिलाओं और युवाओं का रोल किस तरह से इम्पॉर्टेंट है सहकारिता आंदोलन को और मजबूत बनाने में, इस पर भी सिद्धार्थ जी से करेंगे चर्चा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। सिद्धार्थ जैन साहब, संयुक्त सचिव सहकारिता मंत्रालय, हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि कैसे सहकार से समृद्धि के इस दृष्टिकोण को एक पॉजिटिव गोल के साथ लेकर हम आगे चल रहे हैं। जैन साहब, क्योंकि महिलाओं और युवाओं का जिक्र भी उस मीटिंग में आया, कितना बड़ा आप मानते हैं उनका सपोर्ट है इस पूरे सहकारिता आंदोलन को मजबूती के साथ ग्रामीण अंचलों में आगे ले जाने के लिए? दो बहुत ही बड़े चेंजेस हमारे सहकारिता लॉ में लाए गए हैं। एक, जो हमारी पैक्स होती हैं उनके मॉडल बायलॉज होते हैं, तो पहली बार मॉडल बायलॉज में ये चेंज लाया गया है कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जरूरी है कि महिला सदस्य हों, उसी तरह एससी और एसटी के भी सदस्य हों। इससे महिलाओं की बोर्ड में मेंबरशिप सुनिश्चित होगी। 1,08,000 से ज़्यादा पैक्स देश में कार्यरत हैं और हर पंचायत में ये प्राथमिक सोसाइटियां हों, इसके लिए भी एक कार्यक्रम बनाया गया है और 2 लाख से अधिक इन प्राथमिक समितियों के सशक्तिकरण और हर पंचायत में ये समिति हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यक्रम आगे बढ़ गया है। 15,000 से अधिक नई सोसाइटियां बन चुकी हैं या बनने की कगार पर हैं। उनके सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में महिलाओं का होना अनिवार्य हो गया है। बिल्कुल, और जिस महिला उन्मुखी विकास की प्रधानमंत्री लगातार बात करते हैं उसमें सहकारिता मंत्रालय के साथ साथ सहकारिता के इस क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब, आप इस शो पर आए और आपने सहकारिता मंत्रालय से जो ये मीटिंग हुई उससे जुड़ी तमाम जानकारियाँ बहुत ही अहम तरीके से हमसे साझा की। डीडी न्यूज़ पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते आगे और रुक करते कुछ अन्य खबरों का। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विशाखापट्टनम में एमएसएमई के डिजिटल फुटप्रिंट के स्कोरिंग के आधार पर नया क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल लॉन्च किया। केंद्रीय बजट 2024-25 में इसके बारे में घोषणा की गई थी और इस मॉडल के उपयोग से एमएसएमई संचालक लोन के लिए ऑनलाइन मोड में कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी तरह की कागजी कार्यवाही की ज़रूरत नहीं होगी और लोन के लिए किसी भी भौतिक प्रतिभूतियों को ज़रूरत से वो मुक्त किया जाएगा और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना और इस प्रोसेस को करना आसान होगा। एमएसएमई के डेटा, लेन देन व्यवहार, क्रेडिट इतिहास के आधार पर बैंक लोन लेने का निर्णय करेंगे। अब डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर एमएसएमई के लिए ऋण मूल्यांकन जो मॉडल है उससे महत्वपूर्ण सुधार होने की उम्मीद है। ये उन एमएसएमईज को भी कवर करेगा जिनके पास औपचारिक लेखा प्रणाली नहीं है।
और इस दौरान भारतीय निर्यातकों के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की अमेरिका यात्रा के मद्देनजर निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय निर्यातकों की समस्याओं के समाधान के लिए वाणिज्य मंत्रालय निरंतर प्रयासरत है। The interest of all our exporters is well documented with the Commerce Ministry, and so we'll have to see how the ministry is taking up the negotiation there. All of us are constantly giving information and sharing inputs to protect the interest of Indian exporters. So that much I can say now, but let's see what comes out of the negotiations. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में देश का एआई कोष यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फंड है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर पोर्टल उसको लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस पोर्टल और कोष से भारतीय कंपनियों, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स को एआई के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले 4 से 5 साल में भारत सेमीकंडक्टर्स एआई तकनीक में विश्व के टॉप 5 देशों में शामिल होगा। आइए सुनते हैं। Then in the coming 3 to 4 years, we should have our own GPUs competing with the world and really take that seat among the top 5 technology nations of the world. These 5 years are going to be really important, friends. These 5 years of Prime Minister Shri Narendra Modi ji's historic 3rd term would really catapult us into top 5 nations on semiconductors, on AI, on telecom technologies, and on a variety of deep tech technologies where we are today making the major advances. And this is the result of the last 10 years. और रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर यानी कि गुड न्यूज़ है। जॉब सर्च प्लेटफॉर्म फाउंडेड द्वारा जारी की गई जो ताज़ा रिपोर्ट है उसके मुताबिक देश के जॉब मार्केट में फरवरी 2025 में ज़बरदस्त बढ़त दर्ज की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि फरवरी में पिछले महीने के मुकाबले 10% की अधिक भर्तियां हुई। वहीं फ्रेशर्स की भर्तियों में एक अलग ट्रेंड देखने को मिला, जहां अब जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अब डिग्री की अपेक्षा स्किल यानी आपके हाथ में कितना हुनर है उसे अधिक महत्व दे रहे हैं, जो उद्योग की उभरती मांगों के हिसाब से अधिक स्किल कार्यबल की ओर से बदलाव को दिखाता है। फ्रेशर्स की मांग में भी इजाफा देखने को मिला। फरवरी में फ्रेशर्स की भर्तियों में मासिक आधार पर 6% की बढ़त हुई। विभिन्न क्षेत्रों में आईटी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर में फ्रेशर्स भर्तियां ज्यादा हुई हैं। फ्रेशर्स की भर्तियों में सेक्टर की हिस्सेदारी 2024 में 17% के करीब दोगुनी होकर 2025 में 34% हुई। बात महिलाओं की। भारत में शीर्ष पदों पर महिलाओं का औसत दुनिया से भी ज्यादा है। दुनिया भर में 34% महिलाएं कंपनियों के बड़े पदों पर हैं। वहीं भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। साथ ही छोटे शहरों में महिलाओं के वेतन में बीते 3 वर्षों में 34% का इजाफा हुआ। जॉब और प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म अपना.com के मुताबिक छोटे शहरों में नौकरी की तलाश करने वाली महिलाओं की संख्या 2021 और 24 के बीच 4 गुना बढ़ी। इन क्षेत्रों से नौकरी के आवेदन भी 3 गुना बढ़े हैं, जो 2024 में 1 करोड़ के पार पहुंचे। ये ट्रेंड ज़्यादातर मेट्रो शहरों से परे रोजगार पैटर्न में बढ़ते बदलाव को दर्शा रहा है। और अब बात ट्रंप के टैरिफ से जुड़ी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको से जो आयातित अधिकांश वस्तुएं हैं उस पर 25% शुल्क और कनाडा से आयातित कुछ वस्तुओं पर टैरिफ को 1 महीने के लिए फिलहाल स्थगित कर दिया। ये निर्णय मेक्सिको के राष्ट्रपति के साथ वार्ता के बाद लिया गया। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप प्रशासन के टैरिफ को 1 महीने के लिए स्थगित करने का जो कदम था उसे उम्मीद की किरण बताया, लेकिन साथ ही कहा कि इसका मतलब है कि शुल्क अभी लागू है और इसके लिए हमारी जो जवाबी कार्रवाई है या कदम है वो जारी रहेगा। और फिलहाल इकोनॉमी टुडे में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी सोमवार को एक नए फोकस के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।